हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज ये तेजस्वी यादव पलायन की बात करते, पलायन की बात। अरे तुम्हारे पिताजी का स्टेटमेंट है कि हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन के लौटता है। तुमने बिहारियों को कितने हद तक पहुंचा दिया था, इसको याद करो जो आज पलायन की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। आज कहीं भी इधर उधर वोट मत दीजिएगा, तो आप सब लोग को दीजिएगा ही, और दूसरे को जो गड़बड़ सड़बड़ करता है उसको नहीं। हम मरना कबूल करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। अगर उसको आप वोट दीजिएगा तो फिर से जंगल राज आएगा, फिर से अपहरण रंगदारी यहाँ पर होगा। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। बिहार का वोटर किस ओर जाएगा? क्या चुनावी गणित बन रहा है? प्रशांत किशोर कितना डेंट पहुंचा रहे हैं? कैसे चिराग पासवान के साथ इस बार होने के साथ नीतीश थोड़े मजबूत दिख रहे हैं? दरवाजा और दीवार के बीच जो कब्जा होता है, उस तरह से नीतीश कुमार जिधर रहेंगे सरकार उसी की बनेगी। अमित शाह ने कह दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, कतई ऐसा नहीं कहा है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि 14 नवंबर तक तो कोई वैकेंसी नहीं है। अमित शाह ने कतई नहीं कहा है कि 14 नवंबर के बाद वैकेंसी है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरेगी, सबसे ज्यादा विधायक रहेंगे, लेकिन सरकार बिना नीतीश कुमार के बनना संभव नहीं होगा। कि नीतीश का सिर्फ चेहरा अभी आगे रखा गया है क्योंकि उनके इधर उधर जाने का खतरा बना रहता है, बाद में वो डेफिनेटली नहीं बनने वाले हैं। तेजस्वी ने जो 1 करोड़ एक नौकरी एक हर घर में देने का जो वादा किया है महागठबंधन, वो दरअसल 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में बगे हैं उसकी काट के तौर किया गया। और कहा यह जा रहा है कि माएँ ये कह रही हैं, ये कहा जा रहा है, मतलब ये नैरेटिव महागठबंधन बना रहा है कि माताएं ये पूछ रही हैं कि भैया 10,000 तो दे दिया, हमारे बेटवा को नौकरी मिली कि न मिली। जो प्रधानमंत्री का पद है उसको लेकर जब आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो तो कभी भी आपके वोटर में तो ठीक से नहीं जाएगा। और ऐसी भाषा का प्रयोग करके आप अगर वोट लाना चाह रहे हो तो मुझे नहीं पता आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। बिहार में चुनावी पारा चरम पर है। हम खुद जमीन पर हैं, एक एक मुद्दे तलाश रहे हैं। सत्ता का संग्राम हमारा चुनावी रथ जमीन पर है और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उस जमीन से कि चुनाव का माहौल कैसा है। इस बीच अगर आप देखिए तो छठ पूजा को लेकर खूब सारी बयानबाजी हुई, कई जगह बदजुबानी भी सामने आई। इसके अलावा अमित शाह मंच से ये कहते हुए दिखाई पड़े कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, जो कि हमेशा से ये कहा जा रहा था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक और एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी भी छठ पूजा की बात करते हुए लगातार एनडीए को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और महागठबंधन को घेर रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मंच से लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यही कि बिहार का वोटर किस ओर जाएगा? क्या चुनावी गणित बन रहा है? प्रशांत किशोर कितना डेंट पहुंचा रहे हैं? कैसे चिराग पासवान के साथ इस बार होने के साथ नीतीश थोड़े मजबूत दिख रहे हैं? ये और इस तरह के तमाम सवाल जो इन दिनों बिहार को लेकर सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं, उन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बहुत दिनों बाद त्योहार मनाने के बाद आई हैं। अभिषेक कुमार जी चुनावी विश्लेषक भी हैं और लगातार बिहार पर काम भी कर रहे हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। समीर चौगांवकर जी कई दिनों बाद आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आंकड़े और विश्लेषण दोनों ही उनसे समझेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक अमर उजाला, और जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक। अमित शाह का जिक्र मैंने शुरुआत में ही कर दिया था, तो मैं चाहूंगी कि अमित शाह के ही सवाल से चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। रामकृपाल सर, पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि एनडीए की तरफ से, बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से एक लाइन कोट की जा रही थी कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे।
हमने पिछली चर्चा में किसी ने कहा भी कि चुनाव आते आते तक ये तय हो जाएगा कि नीतीश का ही नाम सीएम के लिए भी कहा जाएगा। तो अमित शाह जब मंच से ये बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर एक मजबूत मैसेज जाता है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये मैसेज उसका है, या वाकई में इधर उधर जाने का डर है इसलिए नीतीश को लेकर ये स्टेटमेंट आया? इस बात को पहले भी कह चुका था कि नीतीश चुनाव नहीं है, वो मजबूरी है। क्योंकि नीतीश, जैसा मैंने कहा था कि दरवाज़ा और दीवार के बीच जो कब्ज़ा होता है, उस तरह से नीतीश कुमार जिधर रहेंगे सरकार उसी की बनेगी। और बीजेपी, बाकी पार्टियां तो अनटचेबल नहीं हैं, बीजेपी तो सिवाय जेडीयू के बाकी के लिए अनटचेबल है। तो ये बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है, चाहे उसको जितनी ज़्यादा सफलता मिल जाए, लेकिन इतनी सफलता तो नहीं मिलने वाली है कि बीजेपी अकेले अपने बूते पर सरकार बना लेगी। तो हर हाल में उसे नीतीश को लेना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार जी ने कहा था जीतने के बाद कि भाई आप अपना मुख्यमंत्री कर लो, तब भी ये नहीं हुआ। तो जो डर 2020 में था, वो डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है कि नीतीश को अगर नाराज़ कर देंगे तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। एक बात समझ लीजिए। इसलिए वो कोई भी कहे, जो अमित शाह ने कोई ऐसी बात नहीं कह दी थी कि जिसमें नीतीश कुमार सोचा जाएगा। उन्होंने कहा था कि विधायक चुनेंगे। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि विधायक दल का नेता तो विधायक ही चुनते हैं। और उसके बाद देखिए, जैसे जब भी सबने कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हम कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि नीतीश जिस जगह पे हैं, जिस मजबूती के साथ हैं, नीतीश जी का यही है कि जेडीयू बची रहे। और जेडीयू अगर बची रहेगी तो नीतीश मुख्यमंत्री होंगे जब तक वो खुद न मना कर दे, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस सच्चाई को जानते हुए भी अमित शाह ने मतलब खुलेआम ये कह दिया कि दिल्ली में और बिहार में कोई जगह खाली नहीं है, वहाँ मोदी हैं, यहाँ नीतीश जी हैं। तो मुझे लगता है कि ये विवाद का विषय नहीं है। नीतीश जी तो होंगे ही होंगे। बाकी रही बिहार की, जो अब बाकी लोगों से या दोबारा मेरे पास अगर आप आएंगी तो हाँ, अभी तो मैं इसी पर। अभिषेक जी, मैंने जानबूझ के नीतीश कुमार को पहले चर्चा में रख दिया था। अभी अगर चुनावी गणित देखा जाए पूरा बिहार का, तो मुद्दे क्या आपको दिखाई पड़ते हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? रोजगार, पलायन, जो कि बहुत उम्मीद थी तेजस्वी और राहुल से, जो कि शुरुआत में वो लेकर उठे थे, पर अब क्या मामला पूरा वही जातीय समीकरण पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पहला चरण बस थोड़े ही दिनों में? देखिए, बिहार में भी रोजगार और पलायन भी मुद्दा है और जातीय समीकरण भी मुद्दा है, और चुनाव इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब कैसे इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, इसके लिए पहले फेज के इलेक्शन को देखना जरूरी है। पहले फेज पर यदि आप नज़र डालें तो पहले फेज में नीतीश कुमार का अपना इलाका हो, नालंदा, या चिराग पासवान का इलाका हो, या भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर बड़े गढ़ जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर, दरभंगा, ये सारे इलाके पहले फेज में निकल रहे हैं। चंपारण को छोड़ दें तो बीजेपी का कोई ऐसा गढ़ नहीं है जो पहले फेज में नहीं निकल रहा है। और पहले फेज में जिस तरह से महागठबंधन ने अपने लिए स्पेस बनाई है, और आश्चर्यजनक तरीके से आप देखिए, शहरी सीटों पर, अर्बन सीटों पर महागठबंधन ने बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश की है। ये मामूली बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा रही है। पिछली बार के चुनाव को आप देखेंगे तो पूरे बिहार में 20 अर्बन सीटों का मतलब है सेमी अर्बन सीटों की बात नहीं कर रहा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की सीटें हैं, और पटना शहर की 4 सीटें, 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार बहुत कोशिश करके भी आंकड़ा 12-15 से ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक इसी तरह रिजर्व सीटों की स्थिति है। लेकिन जैसे ही आप अर्बन से रूरल इलाके में स्विच करते हैं, वहां जाने के बाद दिखाई देता है कि जातीय समीकरण पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से जातीय समीकरण हावी है। और उस जातीय समीकरण में राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन एक गठबंधन के तौर पर भारी है। और अगर 2014 की तरह ट्रायंगुलर फाइट की नौबत आती, जो 14 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, उस परिस्थिति में बिहार में फिर तेजस्वी यादव को अकेले दम बहुमत की स्थिति में पहुंचने से रोकना बहुत मुश्किल होता। लेकिन अभी जो स्थिति है, बीच में नीतीश कुमार का एक वोट बैंक है, वो जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर दिखाई दे रहा है कि जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर किसी चिराग मॉडल की अनुपस्थिति में, उसके एब्सेंस में जेडीयू वाली सीटों पर मजबूर है कि वो चाह के भी कहीं नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी वाली सीटों पर
जेडीयू का कोर वोटर मजबूर नहीं है, उसके पास दो दो विकल्प है। आरजेडी गठबंधन का भी विकल्प है, तो दूसरी तरफ जन सुराज का भी विकल्प है। और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है कि बिहार में चुनाव अंततः प्री पोल अलायंस को बहुमत मिलने की स्थिति सरकार में बदलेगी, वहाँ जाकर रुकेगा, या फिर पोस्ट पोल सिनेरियो कुछ बनेगा जिसमें बहुमत किसी को मिले, सरकार कोई और बनाए। ये स्थिति अभी बनी हुई है। एक बात आपने अभी सर से जिक्र किया था कि अमित शाह ने कह दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कतई ऐसा नहीं कहा है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि 14 नवंबर तक तो कोई वैकेंसी नहीं है। अमित शाह ने कतई नहीं कहा है कि 14 नवंबर के बाद वैकेंसी है या नहीं है। तो जो बात उन्होंने कही है, बिहार का वोटर इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखता है। अब उसको आप देखेंगे वैकेंसी की बात, तो जेपी नड्डा ने तो जुलाई 2022 में कर्नाटक के बारे में कहा था कोई वैकेंसी नहीं है, और उसके अगले दिन या उसके अगले दिन 24 या 48 घंटे के भीतर येदियुरप्पा का इस्तीफा हो गया था। यहाँ गुड़गांव में मनोहर लाल खट्टर के बारे में क्या क्या बातें नहीं कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक स्कूटर पे चलते थे, कैसे क्या करते थे, खूब कसीदे कढ़े थे। और अगले दिन सुबह उठने के साथ जो पहली खबर मिलती है कि मनोहर लाल खट्टर राजभवन जा रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो जिस वक्त ये बातें कही और फ्यूचर में 14 नवंबर के बाद अगले 5 साल क्या होगा, जी विजय रूपाणी की भी तारीफ की थी। तो अमित शाह की जो बातें हैं उसमें कहीं से भी ये नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और अमित शाह की बातों पर यदि आप गौर करें, या नरेंद्र मोदी की बातों पर, तो क्या कहा है नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में? नरेंद्र मोदी ने यही कहा है कि इस बार एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण कुछ खास होगा। ये मंत्री और मुख्यमंत्री का ही शपथ ग्रहण नहीं होगा, बल्कि कुछ खास होगा। तो खास तो तभी होगा जब नीतीश कुमार जो 9 बार शपथ ले चुके हैं 10वीं बार शपथ नहीं लेंगे। 10वीं बार वो शपथ लेंगे तब तो उसमें खास कुछ भी नहीं है। दूसरी बात उसके साथ जो जुड़ी हुई है, कल आपने 2 पोस्टर पर शायद ध्यान नहीं दिया, जो ट्विटर पर एक बीजेपी की तरफ से आए और एक जेडीयू की तरफ से आने वाली थी उसको। जी, एक पोस्टर बीजेपी की तरफ से आया, एक बार फिर चुने एनडीए सरकार, उसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की फोटो, नीतीश कुमार की तस्वीर। और दूसरी फोटो उसके आधे एक घंटे बाद जेडीयू की तरफ से आती है। सिर्फ 14 दिनों का इंतजार, फिर आएगी नीतीश सरकार, और उसमें सिर्फ नीतीश कुमार की फोटो है। कहीं नहीं लिखा गया कि नीतीश की एनडीए सरकार आएगी या नीतीश की इंडिया सरकार आएगी। नीतीश कुमार की फोटो, फिर से नीतीश सरकार, एनडीए का कोई जिक्र नहीं। ये तमाम तरह के कयासों को जन्म देती है कि आखिर नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं। और स्वाभाविक है कि बिहार का चुनाव जब होता है उसमें एक पार्टी जो बफर जोन की तरफ बनी हुई है और उसके नेतृत्व को यदि कोई हटाना चाहता है तो तय मानिए कि वो अपने लिए दूसरा रास्ता यानी प्लान बी तो चुन के रखेगा ही रखेगा। कोई नहीं, आपको अगर चैनल स्विच करना हो तो जब तक आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा आप चैनल स्विच करने की तरफ सोचेंगे नहीं। भले ही आपका पर्क्स नहीं बढ़ा हो, भले ही आपकी सैलरी नहीं बढ़ी हो, लेकिन आप सोचेंगे नहीं। जी ठीक है। समीर सर, इस वक्त जिस तरीके की बात अभी अभिषेक जी ने भी कही कि माहौल को जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक मंच पर दोनों ही खेमों में दिखाई पड़ रहा है। बीच में लगा कि राहुल तेजस्वी दूर जा रहे हैं, फिर अचानक से एक मंच पर आए और हाथ ऊपर कर और सैनी साहब के साथ खड़े हो गए, तो लगा कि फिर महागठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। बिहार में लास्ट मोमेंट तक कोई भी चीज़ें जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त दोनों गठबंधनों की जो स्थिति है, चिराग को लेकर, नीतीश को लेकर, उधर तेजस्वी को लेकर, सैनी को लेकर, क्या आकलन आपका कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो बिहार की जो राजनीति का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी आकलन करना मुश्किल है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार, क्योंकि उनके दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, तो सत्ता की चाबी तो उन्हीं के पास रहती है। और भारतीय जनता पार्टी को भी इसी बात का जो डर है कि भाई नीतीश कुमार अगर फिर इसने मजबूत होकर बने और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि भाई नीतीश कुमार के पास ये ऑप्शन रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो तेजस्वी के जाकर सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं, तो इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि वो इसके लेगी नहीं कि इसी स्थिति में नीतीश कुमार फिर आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना ले। और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास भी विवशता है। अगर आप देखेंगे तो केंद्र के अंदर नीतीश कुमार के 12 सांसदों का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है,
नीतीश कुमार को सिर्फ प्रदेश से हटाना का मतलब यह है कि आप उन 12 सांसदों का समर्थन भी गंवाने की स्टेज पर अफोर्ड कर सकते हो क्या? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय केंद्र में स्टेबल गवर्नमेंट का होना ज़्यादा जरूरी है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बना दे, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि बिना नीतीश कुमार के, जिसमें चिराग पासवान शामिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो, जिसमें जीतनराम मांझी है, ये मिलकर स्टेज पर आ जाए कि सरकार बनाने के आसपास पहुंच जाए और इतने कम सांसद विधायकों की जरूरत पड़े कि नीतीश कुमार बहुत करने की स्थिति में नहीं रहे। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन फिलहाल समस्या ये भी है कि क्या अगर नीतीश कुमार नाराज होंगे तो केंद्र के लेकर क्या निर्णय लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी पूरा ध्यान अपने विधानसभा चुनाव पर लगा रही है। उनकी कोशिश होगी कि 101 सीटों पर हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से मैक्सिमम सीटें जीते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कितनी जीतेगी? 101 की 100 सीटों तो जीतने वाली नहीं है, बहुत हुआ तो 75-80 सीटें जीतेगी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दलों की वो स्थिति नहीं है कि वो 100% परफॉर्म करे। चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़ रहे, तो क्या 29 पे जीतेंगे? इस समय तो ये कहा जा रहा है कि 29 में से मुश्किल से 7-8 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। उपेंद्र कुशवाहा से भी यही कि बहुत ज़्यादा जीतेंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरेगी, सबसे ज़्यादा विधायक रहेंगे, लेकिन सरकार बिना नीतीश कुमार के बनना संभव नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो समीकरण बन रहा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नीतीश को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बना सकती है समीकरण को देखते हुए। और फिर नीतीश कुमार को के सहमति के साथ कि क्या आने वाले समय में उनको दिल्ली में लेके आते हैं या उनके बेटे निशांत के लिए कोई भूमिका तय की जाती है और उनकी सहमति से फिर मुख्यमंत्री बदलाव की ओर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। नीतीश कुमार को नजरअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी फिलहाल केंद्र में बनाने की स्थिति में, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में मुझे नजर नहीं आ रही है। जहां तक महागठबंधन की बात है कि ठीक है, राहुल और तेजस्वी के बीच में जो वोट अधिकार यात्रा अपना जो उन्होंने शुरू की थी और उसके बाद जिस तरह की संवादहीनता रही थी, जिससे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपस में खिंचतान हुई, जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां अशोक गहलोत थे, वहां राहुल गांधी नहीं थे। हालांकि बाद में राहुल गांधी जब आए रैली में और तेजस्वी के साथ दमन शेयर किया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन फिलहाल अभी महागठबंधन की स्थिति मुझे बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। बिहार की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं। कोई भी अंदाज लगाने की स्थिति में नहीं कि वो किसको नुकसान करेंगे और कितना नुकसान करेंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका मुझे लगता है कि 2014 नवंबर के रिजल्ट के बाद तय होगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान कर सकते हैं, वो आरजेडी की बहुत नुकसान कर सकते हैं। ओवैसी इस बार अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर तेज प्रताप तो कोई बहुत फैक्टर नहीं होंगे वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि इस समय मुस्लिम वोटों को देखें तो ओवैसी और पूरे बिहार में अगर देखें तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर है। तो प्रशांत किशोर कहां जाकर रुकेंगे और कितना % वोट काटेंगे, किसका काटेंगे, उसके हिसाब से सारी सीटों का गुणाभाग होगा। 2020 में जिस तरीके से 137 सीटें पर लड़कर चिराग पासवान ने 42 सीटें हरवा दी थी एनडीए को, तो इस बार वो भूमिका में क्या प्रशांत किशोर आने वाले हैं? क्या वो महागठबंधन का लंबा नुकसान करेंगे या वो एनडीए को नुकसान करेंगे? फिलहाल ये लग रहा है कि वो दोनों को नुकसान करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए को ज्यादा नुकसान इस बार प्रशांत किशोर के कारण होने जा रहा है। तो इस बार कोई भी यह क्लियर नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का फैसला उसके बाद होगा। अमित शाह ने जो कहा था, मुझे लगता है कि अगर आप 2020 में अगर उनके बेगूसराय की रैली देखेंगे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें हमसे कम है या ज्यादा है, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इस बार उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। और वैसे भी नेताओं की जबान तो क्या की गारंटी नहीं है कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। वो समीकरण सीटों के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो बहुत सारे दे तो बिल्कुल, तो 14 नवंबर के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल सब इस कोशिश में है कि उनका पल्ला भारी रहे और उसके हिसाब से समीकरण हो। तो मुझे लग रहा है कि जो गठबंधन चुनाव के पहले दिख रहा है, चुनाव के बाद दूसरा गठबंधन भी कोई नया आकार सीटों के हिसाब से ले सकता है और अभी सब अपनी सीटों की ओर फोकस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर इस बार बिहार की राजनीति में मुझे नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर स्थिति देखिए तो तेजस्वी और राहुल को लेकर थोड़ा सा संशय जैसी दिखाई पड़ती है। मैं चाहूंगी आप उसी पर थोड़ा फोकस करें। शुरुआत में जब हमने देखा तो राहुल तेजस्वी एक बहुत मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहे थे और एक पक्ष में एक उम्मीद जैसी दिखाई पड़ रही थी कि चलो ठीक है, अगर इस बार ये नहीं तो ये। फिर जिस तरीके से बहुत सारे सेल्फ गोल होते दिखाई पड़े कांग्रेस की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से कई सारे इस तरीके के बयान आते दिखाई पड़े, वो सारी कहानी आप ये बताती है कि महागठबंधन शायद अब उस प्रचार प्रसार में थोड़ा सा पीछे रह गया है। क्या इसका असर उन वोट बैंक्स पर दिखाई दे रहा है जो उनके MY फैक्टर्स हैं, और दूसरा सीमांचल वाली वो सीटें जहां के लिए महागठबंधन हमेशा से फोकस्ड है?
देखिए, राहुल और तेजस्वी की जो बात आपने शुरू की, तो शुरू में ठीक है, ये सच्चाई है कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी थी और तेजस्वी खुद को हर जगह सीएम प्रोजेक्ट कर रहे थे। राहुल ने उसके ऊपर कभी खुल के नहीं कहा, तो एक वो संशय बना हुआ था। लेकिन जब से कांग्रेस ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है, तो वो सिचुएशन तो अब चेंज हो गई है। और अगर आप लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हो, जो रैंकिंग्स आती हैं, जब से महागठबंधन में तेजस्वी को अनाउंस किया गया है सीएम फेस, उनकी रेटिंग बढ़ गई है। उनकी रेटिंग काफ़ी, पॉपुलैरिटी रेटिंग ऊपर चली गई है। और उसमें राहुल गांधी कहीं पे कोई संशय में दिखाई दे, ऐसे उनकी हाल की जो रैलीज उन्होंने की हैं तेजस्वी के साथ, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया है। क्योंकि कांग्रेस में ये बात साफ है, हर किसी को मालूम है कि अगर महागठबंधन की सीटें इतनी आती हैं तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। उसको लेकर के कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं है। कांग्रेस शुरू में जरूर नाम अनाउंस करने से बचना चाह रही थी, क्योंकि एक थिंकिंग थी कांग्रेस में कि जो जंगल राज का बैगेज आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर तेजस्वी का नाम अनाउंस न किया जाए तो उसकी धार थोड़ी कम हो जाती है। वो यही हमेशा से कह रहे थे कि आफ्टर द इलेक्शन जब रिजल्ट आएंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, हम सोचेंगे और अनाउंस होगा। वो भी अब लेकिन सिचुएशन नहीं है। और जहाँ तक तेजस्वी और राहुल की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, अभी उन्होंने जो रैलीज की हैं बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। मुद्दे भी मोर और लेस दोनों के कॉमन रहे हैं, दोनों ने एक ही तरह के इश्यूज़ पे जोर दिया है। तो अब वो मुझे नहीं लग रहा है कि आपस के कोऑर्डिनेशन या अंडरस्टैंडिंग में कहीं पर कोई कमी है। शुरुआत में सीटों को लेकर के जो अनाउंसमेंट में देरी हुई या थोड़ा गठबंधन में आपस में खींचतान चल रही थी, वो सब पीछे की बातें हो गई हैं। अब तो दे हैव हिट द ग्राउंड रनिंग। वो काफ़ी अच्छा कैंपेन उनका चल रहा है और कैंपेन में कहीं पर किसी भी चीज़ को लेके कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। अनलाइक एनडीए की वहाँ पे एक सीएम कौन होगा इसको लेकर के की शंका आज भी जारी है। और ये सब मान के चल रहे हैं, बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है वो ये मान के चल रहा है कि नीतीश का सिर्फ चेहरा अभी आगे रखा गया है, क्योंकि उनके इधर उधर जाने का खतरा बना रहता है। बाद में वो डेफिनेटली नहीं बनने वाले हैं। और ये जेडीयू के एक बहुत बड़े वोट बैंक में एक ये डाउट है, और इस डाउट को लेकर के काफ़ी तरह की आपस में भी चर्चाएं लोगों में चल रही हैं। और जब उनका संकल्प पत्र जारी हुआ तो उसमें जिस तरह से नीतीश का रवैया दिखाई दिया, 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए वो स्टेज पर आए, सिर्फ मैनिफेस्टो जो संकल्प पत्र है उसको हाथ में पकड़ा, रखे और चले गए। ना एक शब्द कहा, ना बाहर निकलते समय मीडिया से कोई बात की, और बच गए थे बाकी सारे गठबंधन के जो उनके साथी हैं, स्टेज छोड़ के चले गए। एक बच गए थे, सम्राट चौधरी। तो अगर ये संदेश लोगों में जाता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी का चेहरा है, तब तो बीजेपी को सीटें मिलने से रहीं। सम्राट चौधरी के नाम पे बिहार में गठबंधन, एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी ये तो भगवान मालिक है उसका। तो नीतीश को लेकर के जो संशय है वो एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोग याद करें 2024 की बात है, जब नीतीश और लालू और तेजस्वी में आपस में खटपट चल रही थी, तो नीतीश जी गए थे एक बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, औपचारिकता निभाने लालू जी के यहाँ चूड़ा खाने। चूड़ा दही वहाँ संक्रांति में खाई जाती है। उसके पहले साल में उन्होंने बड़े रुच के खाया था और काफ़ी देर तक वहाँ रुके थे। 24 में वो गए और सिर्फ एक मतलब बार लेकर मुंह जूठा किया और वहाँ से निकल के चले गए। तो नीतीश का जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो बहुत कुछ कहता है। कल के जो उनके संकल्प पत्र की जो भी उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो कोई बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहा है। और जहाँ तक सीटों की बात है, खैर बिहार का आउटकम तो कोई बड़ा से बड़ा पॉलिटिकल पंडित भी नहीं बता सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांटे की लड़ाई है। और कोई भी एक पार्टी एक पक्ष बहुत ज़्यादा मतलब ओवरराइडिंग उसके फेवर में कहीं कोई माहौल नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका लोगों का है जो यंगस्टर्स हैं, वो बदलाव चाहते हैं। भाई नीतीश की सरकार तो 20 सालों से है ना, तो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी आपने 20 साल में तो दी नहीं, अब कहाँ से दे देंगे? आपने इतने तो फैक्ट्रियाँ खोली नहीं, आप उसको कब दे देंगे? इतने दिनों तक क्यों नहीं दिया अगर दे सकते थे? और जो महादलित और ईबीसी का तबका है वो बहुत ज़्यादा निराश है इस सरकार से। जो समर्थन मीडिया में दिखाई दे रहा है कि लोग बहुत एफ्यूजिव होकर सपोर्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली अपर कास्ट का है, क्योंकि वो बिल्कुल एक कंसोलिडेटेड
वोट बैंक की तरह आज भी बीजेपी के साथ खड़ी है और बीजेपी की वजह से नीतीश के साथ भी खड़ी है। लेकिन जो ईबीसी और महादलित तबका है अब वो सोचने लगा है, उसको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, डाउट्स हो रहे हैं। विनोद सर, मैं चाहूंगी कि चुनावी घोषणा पत्र पर थोड़ा सा आप विश्लेषण कर दें। दोनों ही पक्षों के दोनों के पक्ष के जो है घोषणा पत्र आ चुके हैं। जब महागठबंधन का घोषणा पत्र आया तो बीजेपी के नेताओं ने बहुत माखौल उड़ाया तेजस्वी का, कहाँ से नौकरी दोगे, बिजली कहाँ से दोगे। जब एनडीए का घोषणा पत्र आया कहानी जस की तस दिखाई पड़ी। वो 2000 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं तो वो 2500 यूनिट की बात कर रहे हैं, 200-250 की बात कर रहे हैं। फिर जो नौकरियों की बात थी वो 1 करोड़ नौकरी का जिक्र इसमें भी है। तो कहानी तो दोनों पक्षों की वही है। तो ये वही समझा जाए चुनावी वादे टाइप है मामला, या कुछ ठोस इसमें दिखाई पड़ रहा है? मैंने एक बार अपने ही कार्यक्रम में कहा था कि वादे हैं वादों का क्या है, कस्में वादे प्यार वफा, ये वादे हैं वादों का क्या। तो चुनाव में तो वादे ही आते हैं। दरअसल बिहार को थोड़ा मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ। बिहार में नीतीश कुमार जो है वो एक अजीब तरह का फैक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का स्वाद भी उन्होंने चखाया और भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता में आने से रोके भी रखा। नीतीश कुमार को अगर माइनस कर दें तो भाजपा के लिए बड़ा आसान था बिहार जीतना, लेकिन बिना नीतीश के वो जीत नहीं पाती है। ये एक विडंबना है, दुविधा है बिहार की। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, जब तक मायावती मजबूत रही उत्तर प्रदेश में तब तक बीजेपी नहीं आ पाई। 2017 में जब मायावती का ग्राफ एकदम 19 सीट पे आ गया तो बीजेपी सत्ता में आ गई, क्योंकि तीसरी ताकत जो है ना जब तक रहती है तो वो फिर त्रिकोणात्मक हो जाता है। और इसीलिए नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता हूँ, तराजू का वो बाँट है, जो बाँट जिस पलड़े में चला जाता है वो पलड़ा भारी हो जाता है। और दिक्कत क्या है बिहार में? बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 2005 से नहीं, सन 2000 से, हम लोग 2005 से शुरू करते हैं, लेकिन बीजेपी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार को 2000 में। कुछ दिनों के लिए बने थे, एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए, तो 34 सीटें थी। लेकिन 25 साल तक लगातार मुख्यमंत्री बनाने का उपक्रम भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को किया। तो भाजपा का समर्थक वर्ग, भाजपा का कैडर, भाजपा के नेता बिहार के, वो अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं हर हालत में। अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, वो जो सर्वेक्षण है, तो उसमें बीजेपी के उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार को डिक्लेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो 13% लोग कह रहे हैं डिक्लेयर करना चाहिए और 34% कह रहे नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, यानी अपने गुंजाइश रखनी चाहिए। और अमित शाह जी ने 2 बातें कही। एक तो जो अभिषेक ने कहा कि वैकेंसी खाली नहीं है, तो वैकेंसी तो रिटायरमेंट के बाद ही खाली होती है। हाँ, मतलब 14 नवंबर तक खाली नहीं है, वो कह रहे हैं कि इससे ऐसे। दूसरा, उन्होंने सम्राट चौधरी के चुनाव क्षेत्र में जाके क्या कहा कि इनको जिताइए, हम इनको कुछ और बढ़ा देंगे, बढ़ा दें। तो और बड़ा क्या, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बाद तो मुख्यमंत्री बड़ा होता है ना। तो अब केंद्र में गृह मंत्री तो बना नहीं देंगे मोदी जी, बनाएंगे तो बिहार में ही। तो इसलिए इशारा यही है कि सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। हालांकि ये बात अमित शाह जी ने 1-2 जगह और दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी कही प्रचार में, लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि बड़े नेता हैं, उन्होंने विजय सिन्हा के लिए भी यही बात कही है। लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि ज़्यादा चर्चित हैं, इसलिए एजेंसी में स्टोरी उनकी चल गई और वो चर्चा में आ गई। और ये बात सही है कि सम्राट चौधरी पर जिस तरह प्रशांत किशोर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका सारा सिजरा कच्चा जो पुराना जो है, जो उन पर आरोप लगे, उनको सार्वजनिक किया, तो उसके बाद सम्राट चौधरी का ग्राफ बहुत डाउन हुआ। और फिर सम्राट चौधरी भी वही है कि मैं पकड़ी नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा लूंगा। आज नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जनता इन सब चीज़ों को समझती देखती है। और घर सारी पार्टियों में, हाँ, वो आरजेडी से शुरू किया उन्होंने, तो सम्राट। लेकिन बिहार में ये बात सही है कि बड़ा, मुझे भी कई बार लगता है कि बीजेपी का अपना मुख्य, अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि लगता है नीतीश कुमार जो है 10वीं बार में शपथ ले लें, परिस्थिति अगर मतलब जिस तरह की स्थितियां हैं। असल में प्रशांत किशोर का जो मसला है ना, वो सीटें कितनी जीतते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सीटें खराब किसकी करते हो, कितनी करते हैं, नुकसान, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी ये हुआ कि मुस्लिम्स का वो ट्रैक्शन, लेकिन मुस्लिम्स के साथ साथ शहरी वोटर का बहुत ट्रैक्शन प्रशांत किशोर को मिल रहा है। जो युवा और खासकर जो चेंज, जो वो युवा जो मतलब एक जमाने में नीतीश कुमार और मोदी जी में एक महत्वाकांक्षाएं और उम्मीदें देखता था, वो इस बार प्रशांत किशोर में देखने लगा है। तो क्योंकि 20 साल से वहाँ है ना एनडीए की सरकार, और उसमें 11 साल से मोदी जी की सरकार केंद्र में है, तो अब बहुत कोई नया नैरेटिव एनडीए के पास है नहीं बिहार को देने के लिए
कि भाई नया नैरेटिव अब क्या देंगे, आप कुछ भी कहेंगे तो सवाल उठता है आपने 20 साल से आपने क्या किया। 1 करोड़ नौकरी की जहाँ तक बात है तो 1 करोड़ नौकरी का बात कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था 20 लाख नौकरी देंगे हम 2020 में, जब 10 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी ने कही थी तो 20 लाख नौकरियों की बात कही थी, तो 20 लाख दी क्या, नहीं दी, तो 1 करोड़ कहाँ से देंगे। हालांकि तेजस्वी का भी वो महागठबंधन का भी घोषणा पत्र कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, वो भी अपने आप में एक आसमान से तारे तोड़ने वाला है, क्योंकि देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ हर घर से सरकारी नौकरी मिली हो। इतनी तो नौकरी नहीं है, लेकिन नौकरी नहीं है, लेकिन दी। दिलचस्प बात क्या है कि चुनावी वादों में क्या होता है कि कई बार हवा बन जाती है। जैसे मुझे 2012 का उत्तर प्रदेश चुनाव याद है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों के बाहर लाइनें लग गई और अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी आश्चर्यजनक रूप से 225 सीटें जीत गई। माहौल ऐसा बन गया और बाद में बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, कितना मिला, किसको नहीं मिला, सबको मालूम है, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो कई बार इस तरह के वादे जो है वो एकदम से क्रिएट, 2 करोड़ वादा, 2 करोड़ नौकरी बीजेपी ने कहा था 2014 में हर साल देंगे, तो ये वादे जो है माहौल बनाने का काम आता है। तेजस्वी ने जो 1 करोड़ एक नौकरी एक हर घर में देने का जो वादा किया है महागठबंधन, वो दरअसल 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में बचे हैं उसकी काट के तौर किया गया। और कहा यह जा रहा है कि माएँ ये कह रही हैं, ये कहा जा रहा है, मतलब ये नैरेटिव महागठबंधन बना रहा है कि माताएं ये पूछ रही हैं कि भैया 10,000 तो दे दिया, हमारे बेटवा को नौकरी मिली कि न मिली, तो बेटवा का नौकरी ज़्यादा जरूरी कि 10,000 रुपये ज़्यादा जरूरी। तो ये काट का प्रचार का तरीका है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। और कल हम लोग एक कार्यक्रम में थे, रामकुमार जी भी थे, तमाम सारे बीजेपी के नेताओं से बात हो रही थी। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, इस बार नेशनल नैरेटिव कोई बिहार के चुनाव में नहीं है, जो 2015 में भी था, 2020 में भी था, विधानसभा चुनाव में नेशनल नैरेटिव नहीं। पूरा चुनाव लोकलाइज्ड इश्यूज पर लड़ा जा रहा है, पूरी तरह से जो है स्थानीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे। वो जो पहले राष्ट्रवाद या हिंदुत्व या इस तरह के जो बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे होते थे, एक घुसपैठिया का मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन घुसपैठिया का मुद्दा झारखंड में भी नहीं चला। घुसपैठिया का मुद्दा जब ज़्यादा जोर से बीजेपी बोलती है तो सवाल होता है भाई 11 साल से आप हो, 20 साल से यहाँ पर हो, घुसपैठिया कहाँ से आ गए, तो दूसरा जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा जो चुनाव, क्योंकि कल बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से बात हुई, ज़्यादातर राष्ट्रीय प्रवक्ता कल कार्यक्रम में थे, वहाँ जिस कार्यक्रम हम लोग गए थे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोगों को तो पटना में होना चाहिए, आप लोग दिल्ली में क्या कर रहे हो। तो उन्होंने, एक बड़े प्रमुख प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो फीडबैक ये है कि ज़्यादातर चुनाव लोकल चुनाव में हो रहा है, लोकल, तो इसलिए हमारे जो लोकल टीम के लोग हैं पटना के, बीजेपी के, बिहार के, वो उसको हैंडल कर रहे हैं। कोई नेशनल मुद्दा होगा तो हम लोग चले जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण, इस बार जबकि बिहार राष्ट्रीय मुद्दों के लिए जाना जाता है, यूपी बिहार दोनों ही, हाँ, लेकिन इस बार बिहार का चुनाव जो प्रशांत किशोर ने उसको पूरी तरह से बिहार के मुद्दों पर केंद्रित कर दिया है। पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बिहार में जंगल राज, अब मोकामा की जो घटना हो गई दुलार चंद यादव वाली, उसने तो जंगल राज का जो नैरेटिव था उसको ध्वस्त कर दिया कि जिस तरह से हुई खुलेआम दिन दहाड़े। तो अब जंगल राज पे भी अभी मैं देख रहा था वो सर्वे, उसमें 28% लोग कह रहे हैं कि नीतीश के कार्यकाल में इम्प्रूव हुआ और 29% कह रहे हैं नहीं इम्प्रूव हुआ। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। और मुझे लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ जातीय गोलबंदी वो उसी तरह स्ट्रांग है जैसे हर चुनाव में स्ट्रांग रहती है। और शहरी क्षेत्रों में जो एक बदलाव, चेंज, ये अगर मैं गया नहीं हूँ बिहार में, लेकिन जैसा अभिषेक कह रहे हैं या समीर जी अगर गए हों, तो अगर पटना में, मुजफ्फरपुर में और जितने ये शहरी क्षेत्र हैं वहाँ के बिहार के, अगर वहाँ महागठबंधन और बीजेपी के नेताओं में टक्कर हो रही है तो फिर मतलब कि पूरा चुनाव भी टक्कर का है, क्योंकि ये गढ़ हैं बीजेपी के। मैं 2015 में जब उतरा था एयरपोर्ट, दिल्ली से चला था तो मुझे लगता था इंडिया की सरकार बनेगी। पटना में मुझे लगा कि जब लोगों ने बताया कांटे की टक्कर है तो मेरा माथा ठनका कि यहाँ कांटे की टक्कर, ये तो एक तरफा वाले हैं। और जब बाहर गया तो बिल्कुल दूसरा माहौल था। तो अगर शहरी क्षेत्रों में टक्कर या त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात लोग कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जबरदस्त है। सर, पूरे हफ्ते बहुत सारी चीजें हुई, बहुत बयानों में बदजुबानियां भी दिखाई पड़ी। कोई ड्रामा कह रहा है, कोई कह रहा है कि नाचने लगेंगे वगैरह वगैरह। ये सारे स्टेटमेंट कितना चुनाव में काम करेंगे, पहली बात। और दूसरा ये कि जब हम चुनावी ज़मीन पर हैं अपने चुनावी रथ के साथ, तो पिछले एक हफ्ते में अगर देखिए तो बहुत सारे यूथ जो जुड़े, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम मनोवैज्ञानिक रूप से उनके साथ हैं, या यूँ कहें कि इमोशनली उनसे हमारा कनेक्ट बनता है। और दूसरी तरफ महिलाएं सारी कह रही हैं कि नहीं नहीं, नीतीश तो हमको बहुत सराहे हैं। तो ये जो मिला जुला पूरा आकलन है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते?
देखिए, जो ज़मीन पे लगातार कवरेज हम भी कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी वहाँ पर हैं, हमारा जो सत्ता का संग्राम का चुनावी रथ है वो भी हैं, और 2-3 लोग और ग्राउंड से कवरेज लगातार भेज रहे हैं, जिससे ये हमको समझ में आता है कि जितना आसान दिखता है चुनाव वो है नहीं। और बिहार में कभी भी, जो विनोद जी भी कह रहे हैं ना एयरपोर्ट पे, तो बिहार के चुनाव को हमेशा उसी तरीके से जो राजनेता उससे जुड़े हुए हैं और जो बरसों से राजनीति कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा गंभीरता से समझते हैं कि वहाँ आप लाइटली नहीं ले सकते। और यही कारण रहा कि दोनों तरफ से उस तरह महागठबंधन ने गलती ये की कि एक तो सीटों के बंटवारे को लेकर ही आखिरी समय तक वो तय नहीं कर पाए, दूसरा तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करने में बहुत देर भी की, और जिस तरीके से किया उसको लेकर भी सवाल हैं और वो रहेंगे, क्योंकि केवल अशोक गहलोत गए, भाई मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई। आज तक राहुल गांधी का उसको लेकर कोई ट्वीट नहीं है अभी तक। उनके मुख्यमंत्री पद की घोषणा को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं है वहां पर। तो जहां ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं महागठबंधन, वहां खुद उनकी तरफ क्या स्थिति है? राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नहीं है। भाषणबाजी सब कर रहे हैं। अब तो राहुल गांधी भी खुद चुनावी मैदान से दूर रहने के बावजूद अब उतर गए हैं, और उतरते ही जो आपने बदजुबानी वाला सवाल पूछा, मुझे लगता है कि विमर्श जिस तरह का हो गया और जिस तरीके से चलन हो रहा है, आप तू तुकारा से प्रधानमंत्री से तो नहीं बात कर सकते। आपकी नाराजगी व्यक्ति से हो सकती है, बिल्कुल ठीक। उस व्यक्ति से आप जितनी मर्जी नाराजगी रखिए, लेकिन पद की गरिमा आपको बनानी ही पड़ेगी। और हो सकता है कि आप जो बातें कह रहे हो कई बार तथ्यात्मक रूप से, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उनको आप वोट के लिए कहो तो यहाँ के नाच देंगे, उसको कहो आप, उसमें उनको मतलब एक आदर स्वरूप सूचक जो शब्द होते हैं भाषा में, उनका प्रयोग न करना, वो भी नेता प्रतिपक्ष जैसे ओहदे पर बैठे व्यक्ति को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और हो सकता है कि इसी तरह की बदजुबानी या विमर्श में इसी तरह का निचला स्तर सत्ता पक्ष के लोग भी या एनडीए के लोग भी दिखा रहे हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप भी उसी कीचड़ में गिरे। और खास तौर पे जो प्रधानमंत्री का पद है उसको लेकर जब आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो तो कभी भी आपके वोटर में तो ठीक से नहीं जाएगा। और ऐसी भाषा का प्रयोग करके आप अगर वोट लाना चाह रहे हो तो मुझे नहीं पता आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव जितना आसान एनडीए ने भी समझा उतना है नहीं। आपने ठीक कहा कि सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है जो भी किया हो नीतीश कुमार ने अच्छा किया, लेकिन रोजगार की समस्या बड़ी है। युवाओं के खुलकर सीधे सीधे हमारे लाइव में बयान आ रहे हैं कि हम जाति को नहीं रोजगार को देखेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके बरक्स ये भी बड़ी बात है कि 10,000 रुपयों की खनक बहुत मजबूती से खनक रही है, जो खाते में पहुंच चुके हैं। जितनी भी महिला वोटर हैं उनसे आप बात कीजिए तो वो लगातार सुशासन की वजह से, अपराध कम होने की वजह से और खाते में 10,000 रुपए आने की वजह से नीतीश कुमार सरकार से प्रसन्न नजर आते हैं। ये तक है कि पति कह रहा है या भाई कह रहा है कि नहीं नहीं दिक्कत है और सड़कें तो बनी नहीं और कौन सा सुशासन है, और वहीं उसकी बहन या उसकी माताजी या उसकी पत्नी उसी का विरोध उसी लाइव में कर रही है। तो इस तरह के दृश्य ये भी बताते हैं कि समाज अलग तरीके से बट गया है। जिस तरह की राजनीति ऊपर से बैठ के राजनेताओं ने की, महिला वोटर आधी आबादी है और वोट बैंक को प्रभावित करती है। और ये जो मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी है, महाराष्ट्र और हरियाणा के रास्ते से होते हुए अब बिहार में भी बहुत मजबूती से पैठ बना चुकी है, और इसका वोट बैंक पर प्रभाव मुझे लगता है वोट पर और परिणामों पर दिखाई देगा। और 14 नवंबर को हम लोग ये जितना आकलन है उसको और गंभीर से देख भी रहे होंगे। अभी कुछ बातें हुई, एक तो घोषणा पत्र पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो घोषणा पत्र है सन 52 से ही, 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था वो तब से आ रहा है। और अगर आज़ादी के बाद का जो 2-3 घोषणा पत्र आए होंगे, उनमें से ही अगर किसी एक घोषणा पत्र को गंभीरता से लिया गया होता, इम्प्लीमेंट किया गया होता, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कायाकल्प हो गया होता। 71 में जब इंदिरा गांधी ने कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही हूँ क्योंकि गरीब आदमी बैंकों के तक पहुँच सके, इसलिए मैं कह रहा हूँ जनता सिर्फ घोषणाएं याद रखती है, पत्र से कोई मतलब नहीं है। और रही बात हम लोगों में से ही, अगर आप ईमानदारी से पूछ लें कि किसने कितना घोषणा पत्र हम लोगों में से पढ़ा है, मुझे लगता है कि मैंने तो नहीं पढ़ा है, ईमानदारी की बात, बाकी लोगों के बारे में नहीं कह सकता। एक बार वीपी सिंह के घर में हम लोग बैठे हुए थे जब ये जनमोर्चा बना हुआ था। संतोष भारती थे, सोमपाल सिंह थे और कई लोग थे। तो कुछ बात वहाँ शुरू हो गई कि घोषणा पत्र बनना चाहिए। तो बोले वीपी सिंह की घोषणा पत्र बना ना हुआ हो, हम तो इतना दिन कांग्रेस में रहे, कब वो घोषणा पत्र पढ़बेन के है। ये बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है। वीपी सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र नहीं। तो ये देखिए, घोषणा पत्र को ये सब अलग बात है। जनता कोई जीडीपी का आंकड़ा और ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा लेके नहीं वोट देने जाती है, सुन लीजिए।
हमेशा परसेप्शन की लड़ाई होती है। सच्ची पिक्चर जो होती है ना, वो बॉक्स ऑफिस पे ऋतिक घटक की फिल्म जिस पे रोटी पर मक्खी बैठती थी कोई देखने नहीं जाता, और 3 घंटे में दुनिया को बदल डालो। लावारिस अमिताभ बच्चन जो पॉलिश करता है, 2.5 घंटे के बाद वो अरबपति होकर निकलता है, जनता कहती है वाह वाह। तो परसेप्शन और एस्केपिज्म और एक भरोसा, 3 चीज़ें बहुत होती हैं। आज की तारीख में एक बात कह रहा हूँ, 2014 में भी मैंने बात कही थी, तमाम लोग विश्लेषण अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। मैंने कहा कि 1 लाइन का रेफरेंडम है 2014 का चुनाव, और मैं आज तक पे था, मैंने बाकायदा मेरा कोई वोट देख लीजिएगा। मैंने कहा मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। ये चुनाव, और इस चुनाव में एक बात बता दूं, तेजस्वी बनाम नीतीश है, सीधा सीधा रेफरेंडम है। एक के साथ आप कहिए राहुल खड़े हैं या लालू खड़े हैं, दूसरी तरफ मोदी खड़े हैं। ये बाकी सब हो कुछ भी हो, ये ऑलमोस्ट रेफरेंडम है। और मैं जैसे कह रहा हूँ, आज हम लोग घंट बांध रहे हैं, ठीक आज के 13 दिन बाद 13वीं जब होगी, यानी 14 तारीख, उस दिन पता चल जाएगा कि हमारी एनालिसिस कितनी रही, क्या रही है। तो नहीं ये पता जो अब जिसकी भी हो, किस दल की होगी, लेकिन मेरा जो ये है कि कई बार हम लोग, ये अच्छी बात भी है, हमारे एकेडमिक डिस्कशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि तुलसीदास की एक चौपाई थी, उस पर एक सज्जन को पीएचडी मिली। तो मैंने पूछा कि एक चौपाई पर आपने पीएचडी कर ली? बोले हाँ। मोहन नार नारी के रूपा पन्नगारी है नीति अनूपा। मैंने कहा तुलसीदास पर आपने 1000 पन्ने का लिख दिया, और लिखते समय तुलसीदास ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना दिमाग लगाया होगा। इतना दिमाग लगाता तो शायद वो मानस लिख ही नहीं पाते। तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत, इन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने क्या कह दिया, ठीक है, ये चीज़ें किसी एक तबके में, एकेडमिया में असर कहीं होती, लेकिन बेसिकली जनता जो है ये देखती है, सबको पता है कि ये नौकरियां, आप इसी मैनिफेस्टो को यूपी में कल देखिएगा हो जाएगा। जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अंतर्विरोध बिहार के हैं, वही उत्तर प्रदेश का है, वही महाराष्ट्र का है, वही उनका। केवल एक फ़र्क है महाराष्ट्र और बाकी स्टेट और रिहाई सिस्टम में। जो लोग नीतीश कुमार को कह रहे थे, कर्पूरी ठाकुर के दौर में जो पीजेंट्री मूवमेंट शुरू हुआ था नॉर्थ इंडिया में, उसके 2 प्रणेता थे। एक चौधरी चरण सिंह, 67 में संबित सरकारों का दौर हुआ, और बिहार में कर्पूरी ठाकुर। यहाँ पर एक जिसको आप लोहियावादी कह लीजिए, जिसको सामाजिक क्रांति या पीजेंट्री पॉलिटिक्स, इसका असर बहुत ज़्यादा है। डीएनए में यहाँ समाजवाद घुसा हुआ है। उसके प्रतीक कभी लालू हुआ करते नीतीश को, कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार, भले उनकी पार्टी आज आप कहिए 50 सीट पाए, 40 सीट पाए, लेकिन बेसिकली जो जड़ है बिहार में, वो समाजवाद की जड़ है। वो एक ऐसी चीज़ है, नीतीश कुमार उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप ये समझ लीजिए। तो वैचारिक रूप से भी और हर तरह का जब तुलना आएगी कि ये आदमी कुछ नहीं किया या मान लीजिए कम किया है, लेकिन भविष्य में आगे क्या करेगा, तो फिर दोनों को देखा जाता है, किसकी छवि क्या रही है और किसके भरोसे हम सब भविष्य का सपना सजो सकते हैं। इसीलिए शायद नीतीश कुमार हैं। जी। अभी एक मुद्दा आया था, पॉइंट उठा कि बिहार में जो इलेक्शन होते हैं वो नेशनल नैरेटिव के हिसाब से होते हैं, होते रहे अभी तक के। जो इसमें मैं थोड़ा डिफर कर रही हूँ। 2014 में जो मोदी जी का नेशनल नैरेटिव इतना सक्सेसफुल हुआ लोकसभा चुनाव में, वही एक ही साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए और 15 में वो नेशनल नैरेटिव नहीं चला। उस नेशनल नैरेटिव के ऊपर नीतीश और लालू की पार्टी का गठबंधन हावी रहा। नेशनल नैरेटिव सही है, बिहार में बहुत लोग चर्चा जरूर करते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि बहुत अवेयर लोग हैं, लेकिन वो लोकसभा इलेक्शन में ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं वह हमेशा लोकल मुद्दे और लोकल चेहरों पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनके साथ जाते हैं। आज की डेट में बिहार में लोगों का स्टेट से बाहर जाना, पलायन और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके भी ऊपर है जातिवाद।
ये 3 जो मुद्दे हैं ये मिलके आउटकम डिसाइड करेंगे। और उसमें नेशनल नैरेटिव चाहे आप जो भी देख रहे हो, वहाँ राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान बिहार में कभी नहीं चलता है। चलता है, बहुत थोड़ी मात्रा में चलता है, इतना नहीं कि वो यूपी की तरह नहीं है कि वो डिसाइसिव हो जाए, चुनाव डिसाइड कर ले। जातिवाद बिहार में इतनी मजबूत जड़ें पकड़े हुए हैं कि वो कंबाइन करता है लोकल मुद्दों के साथ। और आज जो लोकल मुद्दे हैं वो बेरोजगारी बिहार में बहुत बड़ा है। दूसरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो डिस्कस नहीं हो रहा है, वो है नीतीश जी की फेल्ड शराबबंदी। नीतीश जी पिछले 20 साल से शराबबंदी के नाम पे बिहार में हर किसी को पता है कि कितना बड़ा ढोंग हो रहा है। उसमें बेचारे गरीब पकड़े जाते हैं, जेल में सड़ते हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहता है। जबकि अमीर खुलेआम, सबको पता है जो भी बिहार से जिसका ताल्लुक है कि बिहार में शराब धड़ल्ले से अवेलेबल है, बस उसको खरीदने और बेचने का आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो जो उसमें मतलब मारे जा रहे हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं, जो ज़्यादातर ईबीसी महादलित जो नीचे तबके के लोग हैं। तो ये एक सिमरिंग जो गुस्सा है ना वो जरूर है। बेशक हम पॉलिटिकल एनालिस्ट उसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं क्योंकि शराब जैसा सब्जेक्ट सोशल डिस्कशन में टैबू माना जाता है, लेकिन एक ये गुस्सा जरूर है नीतीश जी की सरकार के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो जंगल राज का ठप्पा आज भी अगर बीजेपी और जनता दल यू जंगल राज के नाम पे लोगों को डरा रहे हैं तो ये उनकी अपनी नाकामी को दर्शा रहा है कि भाई 20 साल से तो आप हैं और आपके यहाँ कौन सा जंगल राज काम हो गया। और भ्रष्टाचार 2 महीने में 11 पुल बिहार में गिर गए, कहीं चूहों ने खा लिया तो कहीं पानी कटा के ले गई। तो भ्रष्टाचार और क्राइम बिहार में हमेशा से बहुत सीरियस इशू रहा है। लेकिन आज का जो युवा है वो बेरोजगारी चाहता है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहता है और वो इसको देख के अपना मत डिसाइड करेगा। प्रशांत किशोर की बात जो आई है, प्रशांत किशोर सबने कहा कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसको पहुंचाएंगे? प्रशांत किशोर किसको पहुंचाएंगे नुकसान, ये हम 14 तारीख को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि उन्होंने जो बीजेपी की पोल पट्टी है वो खोल दी है और दोनों पक्ष की खोल रहे हैं। वो महागठबंधन की, तो वही मैं कह रही हूँ, महागठबंधन की तो पहले से खुली हुई है। चूंकि वो बीजेपी में काफ़ी क्लोज रहे हैं, मोदी जी के वो स्ट्रैटेजिस्ट थे और नीतीश जी के भी स्ट्रैटेजिस्ट थे, तो अब वो जो बोलते हैं लोग उसको बिल्कुल भरोसे के साथ उसको ग्रहण करते हैं और उसको फिर वो अप्लाई करेंगे जब वो अपना मत देने जाएंगे। बेशक वो प्रशांत किशोर की पार्टी को ना दें वोट, लेकिन वो जो देंगे वोट उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होगा, ये मैं कहना चाह रही हूँ। बस केवल एक चीज का डिफरेंस जो मैं देख रहा था कि बिहार में जो कांग्रेस का रोल है उसको मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी तो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल जी लोकसभा के लिए कैंपेन कर रहे हैं। जितने इशू उठाए हैं, अब देखिए, जब उन्होंने घोषणा करवा दी अशोक गहलोत जी से कि ये रहेंगे, उसके बाद जा कर के पहला मैंने बड़े ध्यान से सुना था, सारी चीज़ें उनकी सुन लीजिए, कोई उसमें बिहार का कोई मुद्दा नहीं था। अंबानी, अडानी, मोदी कैसे नहाया अलग करके, तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं अंदर से बात वो सच भी है। कांग्रेस, जैसा हमारे किसी मित्र ने कहा कि किसी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हाँ वो हैं, कोई ट्वीट किसी का नहीं, तो कांग्रेस को ये तो ज़रूर है शुरुआत, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था बिहार से ज़्यादा मजबूत स्थिति कांग्रेस की और कहीं नहीं थी। कल को बंगाल में नहीं है, यूपी में और कमज़ोर होगी। तो अगर आप यहाँ अपना वोट बैंक नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आगे क्या होगा? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक तरह से उसका जो टोटल चुनाव प्रचार है वो गठबंधन के लिए ही भारी पड़ेगा। अभिषेक जी, मैं चाहूंगी कि जो मुद्दे अभी पूर्णिमा जी ने थोड़ा इंगित किया कि उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन यूथ के जहन में वो है। मुद्दे और सीटें किस तरीके से आप उसका इतने दिनों से चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं, कैसे आकलन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि पिछली बार चिराग साथ नहीं थे, इस बार चिराग साथ हैं, तो एनडीए की सीटों का जो पूरा गणित है वो किस तरीके से बनता दिख रहा है? हालांकि थोड़ी जल्दीबाजी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उस पर रखें। देखिए, नहीं, आपने चिराग की बात की तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि चिराग को जो वोट मिले थे वो 5.5% वोट थे। सीटें सिर्फ 1 मिली थी, लेकिन जेडीयू को उन्होंने 36 सीटों पर नुकसान दिया था। 25 सीटों पर राजद के खिलाफ और 11 सीटों पर राजद के सहयोगियों के खिलाफ। तो चिराग पासवान को 5.5% वोट मिले
और वो 36 सीटों का नुकसान दे सकते हैं, तो 5.5% वोट अगर बीजेपी वाली सीटों पर प्रशांत किशोर को मिलते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनका नुकसान बीजेपी से ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए होगा क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ MY के वोटर उनकी सीटों पर बहुत कम संख्या में नीतीश कुमार को वोट देते हैं, लेकिन वो एग्रेसिव नहीं होते, वो आक्रामक रूप से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ सामने नहीं आते मुस्लिम यादव समीकरण के जो वोट हैं JDU वाली सीटों पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो आक्रामक रूप से सामने आते हैं। तो आक्रामकता के बीच में अब एक तरफ से अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो वसीम अकरम लगा दिया, दूसरी तरफ से वकार यूनुस लगा दिया, तो फिर नतीजा क्या होगा आपको अंदाजा है, वो स्थिति है। दूसरी बात, अब क्रिकेट की भाषा में ही मैंने कहा तो नीतीश कुमार की स्थिति जानती हैं कैसी हो गई है। नीतीश कुमार अभी वसीम अकरम हो गए। 10 सालों तक डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद एक क्रिकेटर को जो 4-5 ओवर से लंबा स्पेल नहीं फेंक सकता था टेस्ट क्रिकेट में, इसलिए खिलाया गया क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट नहीं था, विकेट भी वही निकाल रहा था। वही स्थिति नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बीजेपी ढूंढ भी नहीं सकती। थोड़ा योगदान उसमें नीतीश कुमार का है, लेकिन बुनियाद पड़ गई थी 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आरक्षण लागू किया और आरक्षण को 2 क्लस्टर में दिया ओबीसी को, ओबीसी और ईबीसी करके। बड़ा रोचक वाकया है, उससे बुनियाद आपको पता चल जाएगी कि बिहार में बीजेपी क्यों कमजोर है। उस कैबिनेट में रहे एक मंत्री ने मुझे बताया था कि जब पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन का बिल पेश किया कर्पूरी ठाकुर ने, उस वक्त क्लस्टर की बात नहीं थी, ओबीसी और ईबीसी की। तो जनसंघ घटक से आने वाले एक मंत्री ने कैबिनेट के अंदर, जो बाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बने, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का गिरेबान पकड़ लिया था। ये स्थिति थी कैबिनेट के अंदर। और इंडिया के इतिहास की वो इकलौती कैबिनेट मीटिंग है कि उस वक्त चंद्रशेखर जी नेशनल प्रेसिडेंट थे शायद जनता पार्टी के, दिल्ली में बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग, पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट की मीटिंग हुई शांति भूषण के चेंबर में। शांति भूषण ने ड्राफ्ट तैयार किया और वहां पर तय हुआ कि नहीं, ओबीसी ईबीसी को 2 पार्ट करना है, 12% ईबीसी को और 8% डोमिनेंट ओबीसी को, 20% रिजर्वेशन उस वक्त दिया गया, जो आज 30% है, 18 और 12। तो दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग हुई, गवर्नर बुलाए गए, ऑर्डिनेंस पर गवर्नर ने साइन किया, बाद में असेंबली से मंजूरी मिली। तो इस देश के इतिहास की इकलौती घटना है कि स्टेट कैबिनेट की मीटिंग दिल्ली में कराने की नौबत आ जाए, क्योंकि कैबिनेट के अंदर हिंसा हो सकती है। तो जब ओबीसी ईबीसी बिहार में डिवाइड हो गया, सरकारी नौकरियों में ही हुआ था, बेशक बहुत छोटी संख्या होती है सरकारी नौकरी में जाने वाले लोगों की, लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता में आए 2005 में, तो 2006 में उन्होंने क्या किया, दरअसल लालू जी पंचायत चुनाव नहीं करा रहे थे और लालू जी ने सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद मजबूरी में 2001 में पंचायत चुनाव कराया, जबकि 1993 में ही पंचायती राज कानून आ गया, संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। जब पंचायती राज कानून आया 2001 में, 2001 और का इलेक्शन जब हुआ, उसमें केवल 3% ईबीसी समाज के लोग, ग्राम प्रधान जो यूपी में बोलते हैं, बिहार में मुखिया बोलते हैं, वो चुने गए थे, केवल 3%, 2.9% था शायद। नीतीश कुमार ने पंचायत चुनाव के पहले अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी दोनों जगह, म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत दोनों जगह 20% आरक्षण ईबीसी को दे दिया। अब उसका असर इतना हुआ कि गांव-गांव में ईबीसी के लोग, 36% आबादी है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, अंसारी भी है। बिहार के ईबीसी के बारे में जो 36.5% है, उसमें 12.5% मुस्लिम ईबीसी है और 24% हिंदू ईबीसी है। तो 20% लोग जो गांव में मुखिया बनने लगे, अर्बन क्लस्टर में जाकर के वार्ड में मेंबर बनने लगे, चेयरमैन तक बनने लगे। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें अब एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, और उस सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के दौर में दिक्कत क्या हुई कि ईबीसी की राजनीति आप तभी कर सकते हैं, इसे बीजेपी करने की कोशिश करती है, जब आपकी लीडरशिप सेकुलर फोल्ड में हो और 36% की दावेदारी वो करे। अब आप आते हैं हिंदुत्व वाले फोल्ड में, वहां आपका दायरा सिमट करके हो जाता है 24%। 24% में भी जाति जाति के नेता हो गए हैं। 3% के नेता मुकेश सहनी हो गए मल्लाह समाज के, लगभग 2.25% के नेता तेली समाज के नरेंद्र मोदी हो गए। इसी तरह से एक पान तांती समाज आ गया है, आईपी गुप्ता, बड़ा फैक्टर है 2-3 जिलों में, वो उनके नेता हो गए। अब सवाल है कि जितना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा उतना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, और नीतीश कुमार की जरूरत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसमें एक बात पर सहमति दिखती है उन समुदायों में कि नीतीश कुमार के बाद क्या, वो बेचैन कर रही है। उनके स्वास्थ्य के बारे में जैसे जैसे खबरें फैल रही है, वो बेचैन कर रही है कि वो क्या करें। लेकिन जब तक नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दिया जाएगा,
बीजेपी केशव मौर्य का चेहरा दिखाकर योगी आदित्यनाथ की तरह बिहार में किसी अपर कास्ट को थोप देगी, इसका नुकसान नीतीश कुमार का चेहरा डिक्लेयर नहीं करने से बीजेपी को ज्यादा हो रहा है। और जेडीयू की सीटों पर मुस्लिम ओबीसी और हिंदू ओबीसी ईबीसी दोनों काफी हद तक यूनाइट हो रहे हैं। और यही कारण है कि अब चर्चा ये नहीं हो रही है कि कौन जीतेगा, प्री पोल अलायंस शब्द अब लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी अहमियत खो रहा है। 11 तारीख की शाम 6 बजे तक तो ये अलायंस है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको विनोद सर को याद होगा यूपीए लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब मीटिंग होती थी, तो खासकर न्यूक्लियर डील के टाइम, तो एबी वर्धन साहब से पूछा जाता था कि क्या आपको सरकार से कब तक सुरक्षित है, तो कहते थे कि शाम 5 बजे तक तो सुरक्षित है, आगे का नहीं जानता। तो उसी तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार में बीजेपी बहुत स्टिकी विकेट पर है। बीजेपी के अगेंस्ट तकरीबन 40% वोट लगभग हर सीटों पर यूनाइट है। अब 40% वोट जब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो 60% को यूनाइट करके रखना कि उसमें हम 50-52% ले लें, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और जेडीयू और आरजेडी के बीच अब ऐसा लगता है, जो एक हफ्ते पहले था कि नहीं जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो रही है, अब ऐसा लगता है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का संघर्ष है। एक लाइन में और जोड़ दूं, ये आगे आप लोग हो सकता है कि रील के रूप में चलाएं, इसलिए मैं जोड़ देता हूं, रील का जमाना है, मोदी जी भी कहते हैं। जेडीयू और आरजेडी को मिलकर 122 सीटें आ रही है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा से आती रही है, वो आ रही है। पिछली बार 4 सीटें कम हो गई थी खैर चिराग मॉडल से। 122 सीटें आ रही हैं और इसमें अगर जेडीयू आरजेडी से बड़ी पार्टी बन गई तो जो नीतीश कुमार की पुरानी ड्रीम है कि एक सेकुलर सरकार 5 साल चलाई जाए, वो पूरी हो सकती है। और उसके बाद नीतीश कुमार एक दिन भी नहीं रहेंगे इस गठबंधन में। अगर जेडीयू आरजेडी से बड़ी हो गई और दोनों पार्टियों के विधायकों की संख्या 122 क्रॉस कर गई, और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री पद की डिमांड 5 सालों तक नहीं होगी कि हम बड़ा भाई। अच्छा बिंदु जी, अच्छा बिंदु। समीर सर, जैसे बिहार से नीतीश कुमार नहीं निकल पा रहे हैं, वैसे ही मैं चर्चा से नीतीश कुमार को नहीं निकाल पा रही हूँ। बीच में इस हफ्ते एक चर्चा आई थी जिसमें ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से कांग्रेस दफ्तर को कनेक्ट किया गया, ये कहकर कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता फ्रंटलाइन पर उतरें और प्रचार प्रसार करें। तो इसे लालू का डर एक देखा जाए या महागठबंधन को लेकर उनकी चिंता देखी जाए, क्योंकि उसी के ठीक बाद स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई। 40-50 स्टार प्रचारक हैं, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। तो इस तरीके की जो ये पूरी कहानी है, तो क्या समझे कि महागठबंधन में लालू उस तरीके की चिंता अपनी अनुभव से देखते हुए समझ पा रहे? मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव की ये चिंता होगी कि अगर सिर्फ राहुल गांधी अगर प्रचार करेंगे तो फिर महागठबंधन का क्या होगा। तो वो नहीं चाहते होंगे कि भी राहुल गांधी खाली प्रचार करे और भारतीय जनता पार्टी को उसका पूरा लाभ मिले। मीम्स भी बनने लगे। बिल्कुल, तो वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मतलब बाकी लोग भी आए। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से एक पत्रकार के प्रश्न पे जिस तरीके से राहुल गांधी ने गोलमोल जवाब दिया था और तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, उस बात से लेके भी तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी से नाराज थे। फिर राहुल गांधी जिस तरीके से बीच में कोलंबिया चले गए, जब बिहार का इतना क्रुशियल चुनाव है, टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पा रहा है और राहुल गांधी के कारण ही आरजेडी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर पाई। मतलब वोटिंग के दिन तक कोई खबर नहीं थी कौन किस सीट से लड़ रहा है। और उसके बाद भी अभी भी 10 से 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट का वो दावा करके उम्मीदवार खड़े हुए। तो जब ये सामंजस्य नहीं हो पाया तो लालू को लगा कि भाई जब टिकटों में इस तरह से कृष्णा अल्लावरू राहुल के कहने पर इतनी मनमानी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर एक बीच में समझौता कराने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा गया। उन्होंने लालू के घर जाके लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी से बात की, अलग अलग बात की। उसके बाद कहा कि भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, फिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। फिर कृष्णा अल्लावरू से प्रभार भी ले लिया गया, उसको बिहार के प्रभारी पद की जगह भी अब अविनाश पांडे को वहां भेजा गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब परिस्थिति को देखते हुए लालू को लग रहा होगा कि भाई राहुल के भरोसे बैठेंगे तो जैसे 2020 में हम सत्ता में आते आते रह गए थे वैसे इस बार स्थिति हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई प्रियंका को भी भेजा जाए, सीनियर लीडर्स को भेजा जाए, और चूंकि संवाद की स्थिति बने, क्योंकि राहुल गांधी एडमेंट है, राहुल गांधी से बात करना ही बहुत मुश्किल है। अगर राहुल गांधी से बात करना चाहे तो हो सकता है कि 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, या राहुल गांधी आपकी बात सुने ही नहीं। तो ऐसे सीनियर लीडर चाहिए थे कि जो कम से कम लालू और बिहार की राजनीति को समझे और अपनी बात राहुल गांधी से
कन्विंस करवा सके। जैसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ेगा, या अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को कन्विंस किया, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कन्विंस किया, तो राहुल गांधी इस बात को मान गए, वो फिर डिक्लेयर किया। तो मुझे लग रहा है कि ये लालू प्रसाद यादव की रणनीति होगी कि सिर्फ राहुल के भरोसे तो लुटिया डूबना है, तो कम से कम बाकी लोगों को लाकर एक स्थिति बनाई जाए। लेकिन फिलहाल मुझे बिहार की राजनीति में यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगा, और इस समय सबसे बड़ा दल के रूप में चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 80 विधायक है इस समय, और मुझे लग रहा है कि इस चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। नीतीश कहां पर होते हैं, आरजेडी कहां पर होती है, कांग्रेस कहां होती है, माले को कितने सीटें आती है, चिराग पासवान की क्या स्थिति होती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बनेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी जिससे गठबंधन को चाहेगी, उसी के साथ ही सरकार बनने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इस बार महागठबंधन से तेजस्वी यादव या राहुल गांधी मिलकर कोई चमत्कार करेंगे, क्योंकि इस बार ओबीसी का भी उनको चुनौती है, तेज प्रताप घर में अलग दे रहे हैं, प्रशांत किशोर की अलग चुनौती है। अगर आप देखेंगे तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने चुनाव से अपने आप को बाहर कर लिया है, तो बहुत ज्यादा इनके अंदर नहीं। और जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में ये एक अनरेस्ट है कि भाई 2-3% वाले मुकेश सहनी को आप उनके प्रेशर में मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर देते हो, और ओबीसी उस बात को हवा दे रहे कि भाई 17% होने के बाद भी आप मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं कर पा रहे हो, आप मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये एक सेंटीमेंट जो जिस तरीके से उठ रहा है, तो इसका जमीनी स्तर पर असर होगा और बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे कि हम और भी धर्म के लोगों के और दूसरे समुदाय के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अगर आप मुकेश सहनी को घोषित कर सकते थे तो उसी पत्रकारिता में आप ये कह सकते थे कि एक अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी से भी उप मुख्यमंत्री होगा। तो यह ना कहना मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया है। फिलहाल एनडीए का पल्ला मुझे भारी नजर आ रहा है। मुस्लिम समुदाय में अनरेस्ट तभी असर दिखा सकता है जब मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ना हो। भारतीय जनता पार्टी से जब मुकाबला है तो अल्पसंख्यक समुदाय में कोई एक तरफा अंततः जाके वोटिंग करेगा ही करेगा। डिप्टी सीएम कोई मुद्दा उसके लिए नहीं है। ठीक है, मन में इच्छा है मुसलमानों के, डिप्टी सीएम कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से कैसे दूर रखा जाए, और इसका काफी हद तक फायदा नीतीश कुमार को भी मिल रहा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी ना हो जाए तो जेडीयू वाली सीटों पर मुसलमान स्विच करके ठीक ठाक संख्या में जेडीयू को वोट दे रहे हैं कि इनको बड़ा रखो हर हालत में। नहीं, और तेजस्वी को भी तो फायदा हो रहा है ना सर। तेजस्वी अगर वो हो जाएगा तो वो तो आ ही नहीं पाएंगे कभी वो। भाजपा लोजपा सर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा ये एमवाई की जो चर्चा हो रही है उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। और दूसरा ये कि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि नगर निगम के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी उतर जाते हैं, या जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। तो इनको तो किसी ने रोका नहीं। अब आप भी उसी अगर जोरों शोर से प्रचार प्रसार करते जिससे कि शुरुआत हुई थी तो थोड़ी सी बढ़त दिखाई पड़ती। इन एमवाई को लेकर दोनों खेमों से बयानबाजी खूब हो रही है, लेकिन अब एक एमवाई का जो कंसेप्ट आ गया, महिला और युवा, ये कितना प्रभावित करेंगे? देखिए, महिलाओं की जहाँ तक बात है तो इसमें कोई राय नहीं है, कोई शक नहीं है, और ये बात सब मानते हैं कि महिलाओं का बहुमत जो है बिहार में 2005 से ही नीतीश कुमार के साथ है। उसमें मतलब मुझे तो कम से कम कोई किसी तरह का शक नहीं है। ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं 100% रहती हूँ, आरजेडी को भी मिलता है वोट, लेकिन बहुमत जो है नीतीश कुमार के साथ है, और उसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है। उसमें शराबबंदी भी है, साइकिल भी है, महिलाओं का आरक्षण भी है, महिलाओं के लिए बहुत बच्चियों के लिए लैपटॉप, पढ़ाई, सुरक्षा का भाव भी है। तो वो एक है, और जिसे 10,000 वाला अगर कर दिया है तो वो भी उसने और सीमेंट किया है। लेकिन युवा को लेकर के मामला थोड़ा अलग है। युवाओं का इस बार जो है मामला बिखरा हुआ है। युवाओं का मामला जो है नीतीश कुमार के साथ वैसा नहीं है जैसे पहले होता था। युवाओं में इस बार तेजस्वी को लेकर भी ट्रैक्शन है और प्रशांत किशोर को लेकर भी ट्रैक्शन है। अर्बन यूथ में थोड़ा प्रशांत किशोर का ज़्यादा वो है प्रभाव, पढ़े लिखे हैं उनको लेके। लेकिन रूरल यूथ में जो मेरी रिपोर्ट, जो मुझे हमारे मतलब मित्र लोग या मैं गया नहीं हूँ, ये बता रहे हैं कि रूरल यूथ में तेजस्वी को लेकर के ट्रैक्शन है। और ये एक धारणा बनती जा रही है, भाई 20 साल नीतीश कुमार को देखा है तो 5 साल इसको भी देख लें, हटा देंगे फिर अगर नहीं कर पाएगा काम। लालू के राज के जो गुनाह हैं उनकी सजा उनके बेटे क्यों दी जाए, ये भी एक चल रहा है। अब एमवाई की बात अगर करें, एमवाई से जितना फायदा होता था आरजेडी को, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। एमवाई ये बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव बनाया एमवाई का, पहले आरजेडी ने शुरू किया कि उसके बाद एमवाई वर्सेस अदर्स, और अदर्स में सब यूनाइट हो जाते थे। इसी एमवाई को तोड़ने के लिए इस बार
तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी की जरूरत है, जो समीर जी नहीं मानेंगे। और ओबीसी यूबीसी की कहानी बढ़ाने की का जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने सदाकत आश्रम में, और राहुल गांधी की वजह से महागठबंधन के घोषणा पत्र में वो बिंदु शामिल हुए हैं। और वो ईबीसी जो है अगर जुड़ता है, मुकेश सहनी तो जुड़े हुए हैं घोषित रूप से, और अगर ईबीसी की जातियां जुड़ती हैं जो लगातार काम हुआ है बिहार में, जिनको अभी हम लोग बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप एमवाई से आगे का थ्रेशोल्ड जो आरजेडी को चाहिए, महागठबंधन को चाहिए, वो अगर मिलेगा तो एनडीए के लिए मुश्किल होगी। क्योंकि एनडीए का अपर कास्ट वोट्स तो मान लीजिए इंटैक्ट, मान लीजिए प्रशांत किशोर का प्रभाव है भी, कितना काट पाएंगे, लेकिन मान लीजिए मैं इंटैक्ट मानता हूँ, लेकिन उन 14% अपर कास्ट से सरकार नहीं बनती है। वो नीतीश कुमार की जरूरत इसीलिए होती है कि वो जो 36 से 40% जो ईबीसी है वो एक मुश्त होकर के नीतीश कुमार का जा, इस बार उसमें जो सेंध लगाने की कोशिश हो रही है, और उसमें जो अगर कारगर सेंध लग गई इस वजह से, तो निश्चित रूप से परिणाम प्रभावित होंगे। इसलिए इस बार चुनाव एमवाई पे नहीं हो रहा है। मैं रामगोपाल जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी का चुनाव, उसमें बीच में कोई है ही नहीं। ठीक है, मोदी जी इधर हैं, नीतीश कुमार की तरफ उधर राहुल गांधी हैं और लालू यादव हैं, तो वो तो ठीक है, रहते ही साथ में, लेकिन चुनाव नीतीश बनाम तेजस्वी का है। और उस प्रकट रूप से तो है ही भाई, अभी तो कहते हैं बड़ा भाई, गठबंधन का कहते हैं सर कि दो भाई, अब तो दो भाई बता ना, नरेंद्र और नीतीश, जैसे हम लोग साथ हैं। तो उसमें जो है ये है, लेकिन बिहार की हमेशा चौंकाता है, इस बार भी चौंकाएगा। और कैसे चौंकाता है, मैं 2 लाइन में, 1990 में जब अडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 91 के चुनाव हुए, सब जगह उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल की, लेकिन बिहार में जनता दल ने स्वीप किया। उसके बाद लगातार आप देखिए 2014 में जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर, रामविलास पासवान साथ थे, कितनी 38 सीटें जीती, और एक साल बाद 2015 में 53 सीट पर सिमट गई, कहानी बदल गई। तो बिहार चौंकाता है। अब इस बार चौंकाएगा कि नहीं चौंकाएगा, ये नहीं सर, परिस्थिति तो दिख रही है कि चौंकाएगा ही। सर, ओबीसी ईबीसी जातीय समीकरण एमवाई सबके इर्द गिर्द बिहार का चुनाव घूम रहा है। प्रशांत किशोर का, चूंकि आपने जब पिछली बार मैं आपके पास आई थी तब भी आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया था। कहीं प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट आया कि कुछ लड़कों ने उनसे पूछा कि आपके साथ तो हैं, लेकिन मान लीजिए आपको वोट दे दिए तो आप क्या फायदा कर पाएंगे। तो प्रशांत किशोर थोड़ा सा डल, डिमोरलाइज दिखाई पड़े, और उन्होंने कहा कि अरे भाई 20 साल वालों ने भी तो काम नहीं किया है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने मुद्दे तो दे दिए थे शुरुआत में, पर अब उनका खेल थोड़ा सा बिगड़ता दिख रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर लीडरशिप रोल में आके एक फिनोमिनल चेंज लाना चाहते हैं या वोट कटुआ बनना चाहते हैं, उनको तय करना था। जैसे दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी इतने बड़े आंदोलन के सिर पर सवार होकर आई थी, तो वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन का झंडा बुलंद करते हुए ही आई थी। वो करने के बजाय उन्होंने थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग पर ज्यादा ध्यान दिया, चुनाव से खुद को अलग किया। जो नेता आगे है वो खुद ही अगर सेना के साथ खड़ा नहीं है, तो फिर लोग तो कि यार तुम खुद लीडर बनकर मुख्यमंत्री नहीं बनने की ताकत रख रहे हो, ये तुमने खुद साबित किया। अगर आप मोर्चे पर खुद नहीं डट रहे हो, मतलब फिर आप वोट कटवा। अब वोट कटवा में ये होता है, लोगों को लगता है वोट वेस्ट हो रहा है हमारा। हाँ, कहीं जो स्थानीय जाति, देखिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग तो बहुत स्ट्रांग की है। उन्होंने जिस तरीके से, जिस गहराई से अध्ययन किया है बिहार के मानस का, क्योंकि वो नीतीश कुमार के इतने करीबी सलाहकार रहे, भाजपा के करीबी सलाहकार रहे, खुद वहीं से आते हैं तो वो समझते हैं। तो उन्होंने वो पूरी सोशल इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने उम्मीदवारों के चयन में दिखाई है। लेकिन उसमें भी जो बात आई है, हालांकि उसका तथ्य नहीं तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, विवाद हुआ है कि उन्होंने जो उम्मीदवारों चयन किया है उनसे क्या कुछ हुआ है इस तरह का। अब चूंकि प्रमाण नहीं है उसकी, तो जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, मुझे लगता है हाँ कुछ लोगों ने आरोप लगाया, इसलिए हम अब ऐसे आरोप चुनाव में लगते रहते हैं, सत्य है कि है नहीं, तथ्य है कि नहीं, हम अमर उजाला के मंच पर तब तक नहीं जिक्र करेंगे जब तक उसका प्रमाण नहीं हो। ऐसे आरोप सब पर लगते हैं, अरविंद केजरीवाल पर भी बहुत बड़े पैमाने पर लगे, भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में भी आरोप लगते रहते हैं। मुद्दा यह है कि क्या आप स्वयं को ये मानते हो कि आमूलचूल परिवर्तन करके, जैसे पंजाब में जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा कि भगवंत मान है, ये हैं हम, वो ये बता रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के लिए और सरकार को सत्ता में लाने के लिए सशक्त हैं। नए नए अलग अलग तरीके डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, कोई आईटी वाले को, कोई मोबाइल की दुकान चलाने वाले को दिया, और एक दिल्ली का मॉडल भी सामने था जिससे लोग उनको वोट देने को थे। अभी आप स्ट्रैटेजिस्ट हो, पर आप क्या मुख्यमंत्री बनकर, क्या पूरी पार्टी को जिताकर, बहुमत लाकर बिहार का पूरा नक्शा बदलने की स्थिति में?
और ये जो सवाल लड़कों ने भी पूछा था। हाँ, तो देश के जितने भी चुनाव होते हैं उसमें कई समीकरण होते हैं जिनको बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन जब बात बिहार की आती है ना, हम बिहार को इसलिए वहां पर बहुत ही सारे समीकरणों को, जैसे हम देखते हैं ना नट पतली रस्सी पर चल रहा है और कोशिश कर रहा है कि गिर नहीं जाए, वहां तो ऐसा होता है कि कई 3-4 पतली रस्सियां एक साथ हैं। जाति की अलग है, अगड़े पिछड़े की सब अलग है, सामाजिक वर्गीकरण की अलग है, तो इन सब समीकरणों पर चलते हुए इसीलिए आप महिला वोट बैंक को साधने के लिए 10,000 रुपये भी दे रहे हो, टिकट देते वक्त पूरी जाति के समीकरण को ध्यान रख रहे हो, गठबंधन में ऐसे लोग रख रहे हो कि जो आपके उस वाले वोट बैंक को उस तरीके से संभाल लें कि कायस्थ है कि मल्ला है कि वो। और नीतीश कुमार तो खुद उसी जातिवादी राजनीति का इतना बड़ा चेहरा बने ही, और जो अभिषेक जी बता रहे हैं कि ऐसी कैबिनेट हुई, क्यों हुई? जाति की वजह से हुई ना। तो जाति का उतना बड़ा चेहरा उतनी गंभीरता और गहराई के साथ बिहार में दिखता है, इसलिए हमें लगता है कि इस गंभीरता से उसको चर्चा में लाना भी चाहिए और वैसा होता भी है। एक बात जो बार बार सब चर्चा में आ रही है ना नीतीश कुमार वाली, और वो अभी इन्होंने भी सवाल पूछा नरेंद्र मोदी खुद साथ है कि नहीं। हम सब इतिहास जानते हैं, नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने तो नीतीश कुमार एनडीए के घटक के वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुखर विरोध किया, सिर्फ साइलेंट विरोध नहीं था, नरेंद्र मोदी के लिए चेक तक लौटा दिए थे जब बाढ़ पीड़ितों वाले उन्होंने गुजरात में। तो ये, और बिहार में जब पहली बार सत्ता में आए उस वक्त जो भोज रखा गया उसमें एक गेट से नरेंद्र मोदी घुसे और दूसरे गेट से नीतीश कुमार निकल गए। ये वाकया कोई भूल नहीं सकता, दोनों की अदावत जग जाहिर है। लेकिन आज मजबूरी का गठबंधन है, और जो सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला शपथ विधि हो रहा था, जो 240 की मायूसी चेहरे पे झलकते हुए भी नीतीश कुमार का भाषण था गठबंधन के समय कि हम अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, और 12 सांसदों का समर्थन है। तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अब ये मजबूरी इतनी बड़ी हो चुकी है कि नीतीश कुमार को विकल्प के रूप में देख रहे हैं और चुनाव के बाद हटा देंगे। ये हम सब की कवायद हो सकती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो कितनी मजबूरी है और किस, हाँ, वो अपने स्वास्थ्य की वजह से कुछ और हरकती के, ये जरूर दुआ अंदर ही अंदर एनडीए में चल रही होगी, कुछ बोल न बैठे, कुछ कर न बैठे, उतने सक्रिय बने रहें। ये तो हाथ जोड़कर प्रार्थना एनडीए वाले कर रहे होंगे, लेकिन ये जो कयास लग रहा है ना कि वो तो धोखा दे देंगे, गिरा देंगे, ये कोई बेवकूफ है जो अपनी केंद्र की इतनी बड़ी 240 की लकड़ियों पर टिकी हुई सरकार का टेका ही तोड़कर फेंक देगा। मतलब हम खुद भी सोचें, लॉजिकली सही नहीं लगता ये। हाँ, उसको लेकर जरूर 303 वाले में तो बहुत, फिर तो नीतीश कुमार भी उतने सचेत होते। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, भाजपा वाले और ज्यादा सतर्क हाँ होते हैं। देखिए नीतीश कुमार जी की पलटी मार वाली प्रवृत्ति सब जानते हैं, लेकिन आज तो उनको भी अकेले नहीं मारते हैं, भाजपा और राजद दोनों पलटी मारते हैं, दोनों मारते हैं, तीनों, कोई कम नहीं है पलटी। देखिए राजनीति अवसरों का खेल है, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको किसी ने किसी को ठगा नहीं। तो यहाँ तो ऐसा है कि हर आदमी पीछे छुराई लेके एक दूसरे के लिए बैठा है, और राजनीति का स्वरूप है। लेकिन उस स्वरूप में अगर आप केंद्र की सरकार में टेका बनकर लगे हो, और ऐसा टेका है जो निकलेगा तो नुकसान होगा, कुर्सी हिला सकता है, तो फिर मुझे लगता है कि हमें उस विमर्श को उस तर्क के साथ देखना चाहिए। बाकी बिहार का चुनाव चरम पर है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस वक्त समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं, बयानबाजी दिखाई पड़ रही है, वो ये बताती है कि बहुत दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। 14 नवंबर वो तारीख जो तस्वीर पूरी तरह से साफ करेगी, लेकिन उससे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का जो आकलन है वो आपको बिहार चुनाव की तस्वीर समझने में थोड़ी सी मदद करता है। हमारी कोशिश खबरों के खिलाड़ी के जरिए यही थी। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। बिहार चुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार बने रहिए अमर उजाला के साथ।